हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर्स। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था अल्कोहल, फिनाल और ईथर, तो उसके पहले मैंने आपको अल्कोहल कवर करवा दिया है। सो हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो चल रहा है फिनाल, जिसमें मैंने आपको फिनाल और उसके टाइप्स में मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक फिनाल्स और उसके आईयूपीएसी नाम तक की जो चीजें थी वो बता दी थी। सो आज जो हमारा है फिनाल के निर्माण की विधियां, और उसमें सबसे पहली विधि हम देखते हैं फिनाल के निर्माण की क्या है। जो फिनाल के निर्माण की सबसे पहली विधि है, हम प्रिपेयर करते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, उसके बाद फिर बनाते हैं डायाजोनियम साल से। तो सबसे पहले मैं आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड या फिर डायाजोनियम साल से बनाकर दिखाता हूं। तो डायाजोनियम साल का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आप देखिए कि जब कभी भी एमीन को सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन के साथ हीट किया जाता है तो आपका बनता है डायाजोनियम साल्ट, फिर उससे आप ऑब्टेन करते हैं फिनॉल। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एमीन लेते हैं, उसमें भी एरोमेटिक एमीन लेना है आपको, एलिफैटिक एमीन नहीं लेना है। एरोमेटिक एमीन का मतलब क्या हुआ कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होना चाहिए या फिर NH2 ग्रुप लगा होना चाहिए, क्योंकि एमीन तभी बनेगा जब आप इससे एक NH2 ग्रुप को यानी एमीन ग्रुप को अटैच करेंगे किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। एरोमेटिक का मतलब क्या हुआ कि जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड लगा हो, तो ये आपका हो गया एमीन। और अब आप जो एमीन बनी है उस एमीन को हीट करेंगे दो चीजों के मिक्सचर के साथ। उस मिक्सचर में आपका क्या होगा, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl। सोडियम नाइट्राइट मैंने इसलिए लिया ताकि जब डायाजोनियम साल्ट बनेगा उसके बाद नाइट्रोजन के फॉर्म में इसको रिमूव करने के लिए, और जो क्लोरीन है वो यहां से हाइड्रोजन लेगी और क्या बना लेगी, HCl। सबसे पहले जब आप रिएक्ट कराएंगे तो आपका बनेगा बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड का जो फॉर्मेशन हुआ उसमें जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हैं उनकी संख्या है 2, क्योंकि हमने सोडियम नाइट्राइड का यूज सिर्फ इसीलिए किया था ताकि एमीन में आप देखेंगे तो नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, दूसरा नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल यहां से मिल गया, तो ये क्या हो गया N2, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। प्लस में इसके साथ में एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है जिसपे नेगेटिव चार्ज है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है इसी को हम बोलते हैं डायाजोनियम साल्ट या फिर बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। नाम इसका काफी लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं इसको शॉर्टकट में लिख देता हूं, B यानी बेंजीन, D फॉर डायाजोनियम और C फॉर क्लोराइड। ठीक है, फिर ये आपका जो बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड बना है इसको पुनः मैं हीट करूंगा किसके प्रेजेंस में, वाटर H2O। जब आप हीट करेंगे तो देखिए जो आपका नाइट्रोजन है मतलब H2O है वो आयोनाइज होगा दो चीजों में, एक तो आपको H+ देगा, दूसरा आपको देगा OH-। अब H+ क्या करेगा, इस Cl के साथ मिलेगा और किसका फॉर्मेशन कर लेगा, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बाकी जो N2 है वो नाइट्रोजन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी N2, और बाकी ये जो क्लोरीन था वो उसने क्या किया कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग करके क्या बना लिया, HCl, और बाकी जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो इस बेंजीन रिंग से आकर जुड़ जाएगा, और जब बेंजीन रिंग से आकर जुड़ जाएगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फिनॉल। जो मैंने आपको बताया था कि बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड से किस तरीके से आप फिनॉल का निर्माण करते हैं, उसकी जो रिएक्शन प्रोसेस है वो ये है। देखो क्या कह रहा है कि बेंजीन डायाजोनियम लवण के जलीय विलयन का भाप आसवन करने पर, अर्थात इसमें उबलते हुए तनु H2SO4 को मिलाने पर फिनाल प्राप्त होता है। H2SO4 भी ले सकते हैं आप, क्योंकि एसिड की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि एसिड आयोनाइज होगा तो आपको H+ आयन देगा, हाइड्रोजन आयन। तो आप अगर चाहें तो यहां पर H+ का इस्तेमाल मतलब HCl का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसके आयोनाइजेशन से भी आपको H+ ही मिलने वाला है, और अगर H2SO4 का यूज करेंगे तो उसके आयोनाइजेशन से भी आपको H+ ही मिलने वाला है। ये हमारा था फर्स्ट रिएक्शन, जिसमें हमने डायाजोनियम क्लोराइड से उसके जल अपघटन करने के बाद हमने फिनॉल और नाइट्रोजन गैस ऑब्टेन किया, जो कि नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरी विधि जिससे हमें फिनाल बनाना है।
उसमें क्या है, हम लेते हैं बेंजीन, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट और उसको रिएक्ट कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। गलित करने पर सोडियम फिनॉक्साइड, जिसको फिनोलेट भी बोल सकते हैं, बनता है, जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा अपघटन करने पर फिनाल में परिवर्तित हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ये स्ट्रक्चर देखिए आप, बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने सल्फोनिल ग्रुप लगा दिया और इसके साथ में एक सोडियम का मॉलिक्यूल जोड़ दिया, तो इसको बोलते हैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। और ये जो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बना है आपका, उसको पुनः मैं हीट करने वाला हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और जब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करूंगा लगभग 573 टू 627 डिग्री सेल्सियस पर, तो हीट करने के बाद क्या होगा, ये हमारा चेंज हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड आयन में। किसमें? सोडियम फिनॉक्साइड आयन में। देखो इस पे नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है ऑक्सीजन पे, और इसके साथ जो सोडियम जुड़ा है उस पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। सो इसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। और ये जो सोडियम फिनॉक्साइड आयन बना हमारा, इसको फिर से हीट करूंगा किसके साथ? HCl के साथ। क्यों हीट करूंगा HCl के साथ? इसका मेन रीजन क्या है कि जो HCl मैंने यूज करी है वो आयोनाइज होगी तो H प्लस और Cl माइनस देगी, और जो Cl है वो सोडियम के साथ मिलकर NaCl बना लेगा, और जो H है वो इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जाकर सीधा फिनाल में। ये बाकी ये जो H मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, इसने सोडियम के साथ मिलकर क्या बना लिया आपका? NaCl। मैं यहां लिख दे रहा हूं इसको, NaCl, और ये हमारा कन्वर्ट हो गया फिनॉल में। तो ये रिएक्शन किसका रहा? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनाल के निर्माण का, जिसमें मैंने आपको सोडियम बेंजीन सल्फोनेट लिया, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया 523 टू 627 डिग्री सेल्सियस पर, जिसमें आपका सोडियम पेनॉक्साइड आयन बना। फिर उसको मैंने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट किया और वो फिनाल और सोडियम क्लोराइड में रूपांतरित हो गया। तो इस तरीके से भी आप ऑब्टेन कर सकते हैं या फिर निर्माण कर सकते हैं फिनॉल का। इसके बाद हम देखते हैं फिनाल के भौतिक गुण। देखो भौतिक गुण की अगर आप बात करें तो फिनाल द्रव या निम्न गलनांक के ठोस होते हैं, द्रव या फिर ऐसे गलनांक जिनका मतलब ऐसे ठोस जिनका गलनांक बहुत ही कम हो। इस श्रेणी का प्रथम सदस्य रंगहीन विशिष्ट गंध वाला क्रिस्टलीय ठोस है, जो वायु या प्रकाश में रखने पर ऑक्सीकृत ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसके कारण जो इसका रंग है वो कैसे दिखाई देता है? गुलाबी रंग, या फिर आपको दिखाई देगा लाल रंग। इसके बाद अगर आप बात करें क्वथनांक की, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि अल्कोहल और फिनॉल दोनों के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसी के कारण वो दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करते हैं। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की उपस्थिति तथा OH आबंध के अधिक ध्रुवीय, ध्रुवीय होने का मतलब क्या है? पोलर होना। पोलर मॉलिक्यूल्स होने का मतलब क्या है कि जैसे O और H, देखो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो हम कह सकते हैं कि इनके बीच जो बंध बना है, ये जो बॉन्ड बना है वो पोलर है, यानी ध्रुवीय है। फिनाल का क्वथनांक उनके संगत हाइड्रोकार्बन, एरिल हाइलाइड तथा अल्कोहल से उच्च होता है। मतलब अगर आपको दिया जाए एक हाइड्रोकार्बन दिया जाए, जिसे मैंने मेथेन दे दिया, उसके बाद आपको एरिल हाइलाइड यानी C2H5Cl एथिल क्लोराइड दे दिया गया, उसके बाद आपको एक फर्स्ट डिग्री का अल्कोहल दे दिया गया, और उसके बाद आपको फिनाल दे दिया गया, तो इसमें से सबसे ज्यादा जो क्वथनांक होगा वो फिनाल का ही होगा, जिसमें मुख्य कारण दो चीजें हो सकती है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा इसका जो मॉलिक्यूलर वेट यानी आणविक द्रव्यमान, यानी ये दो महत्वपूर्ण कारक हैं जिसके कारण इसका जो क्वथनांक है वो ज्यादा हो सकता है। सो इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है विलेयता, सॉल्युबिलिटी। किन किन चीजों में हम फिनॉल को डिजॉल्व कर सकते हैं, या फिनॉल अपने अंदर किन किन चीजों को घोल सकता है या डिजॉल्व कर सकता है। तो फिनॉल ठंडे जल में कम घुलनशील है, ठंडे जल में कम घुलनशील है, जबकि कार्बनिक विलायक जैसे एल्कोहल, ईथर
आदि में ये पूर्ण रूप से विलय होते हैं। मतलब अगर देखें तो वाटर में तो ये सॉल्युबल नहीं है, मतलब कम अमाउंट में सॉल्युबल होगा, बट अगर अल्कोहल और ईथर का इस्तेमाल करें तो पूर्णतया उसमें सॉल्युबल हो सकता है। और पॉलीहाइड्रिक फिनाल जल में भली भांति विलय। पॉलीहाइड्रिक फिनाल का मतलब क्या हुआ, ऐसा फिनाल जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या ज्यादा हो, या फिर 1 2 3 मोनोडाई ट्राई, और उसके बाद अगर संख्या बढ़ती जाती है तो उसे पॉलीहाइड्रिक बोला जाता है। सो जो हमारा पॉलीहाइड्रिक फिनाल है वो जल में भली भांति विलय होता है, क्योंकि जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता रखता है। और ये गुण अल्कोहल फिनाल दोनों के पास है। कैसे बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, जरा देखिए आप। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से होती है। मैंने एक फिनॉल लिया, ऑक्सीजन कार्बन, ये इसके साथ लगा हुआ हाइड्रोजन, और ये कार्बन के साथ लगा हुआ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहां पर भी आपका एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। अब आप देखेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच ये जो बॉन्ड बना, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये कैपेसिटी कहीं ना कहीं दोनों के पास है, अल्कोहल के पास भी और फिनॉल के पास भी। तो इसी के कारण क्या होता है कि अब आसानी से, मतलब ठंडे जल में कम घुलनशील है, लेकिन पॉलीहाइड्रिक वाला अधिक घुलनशील है, जबकि बाकी जो फिनाल है वो मतलब कार्बनिक विलायक जैसे अल्कोहल और ईथर में आसानी से घोला जा सकता है। तो ये क्या था, इसकी विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी, किन किन चीजों में इसे घोला जा सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बाद हमारा क्या टॉपिक है। फिर आता है फिनाल के रासायनिक गुणधर्म। इसमें आपको बहुत सारी रिएक्शंस देखनी है। फिनाल किन किन चीजों से साथ रिएक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है और क्या क्या फॉर्मेशन करता है। तो सबसे पहले क्या है, OH समूह के कारण अपक्रिया है। जो फिनाल है उस पर हाइड्रोक्सिल समूह लगा है, और हाइड्रोक्सिल समूह के कारण कौन कौन सी रिएक्शंस हो सकती हैं या पॉसिबल है, उन्हें देखते हैं। देखो, फिनाल में उपस्थित OH समूह निम्न 2 प्रकार से विदलित हो सकता है, मतलब टूट सकता है। जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो 2 टाइप से टूट सकता है। जैसे ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के मध्य के आबंध का विदलन, कार्बन तथा OH के मध्य के आबंध का विदलन। विदलन का मतलब होता है टूटना। तो पहली बार में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है उसको तोड़ सकते हैं। दूसरा, जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस बॉन्ड को भी ब्रेक किया जा सकता है। ये 2 तरीके हैं इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के। देखो, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य जो बॉन्ड है उसके विदलन के द्वारा अगर वो टूटेगा तो ये H+ आयन देगा। मतलब अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है अगर वो टूटेगा तो हाइड्रोजन आयन देगा, जिसके कारण यह क्या होता है, अम्लीय यानी एसिड की तरह बिहेव करता है या एसिडिक बिहेवियर शो करता है। क्योंकि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है उसको अगर आप तोड़ेंगे तो H+ आयन मिलेगा, और H+ आयन वह प्रोड्यूस करते हैं या वह देते हैं जो एसिड कहलाते हैं। अब इसके कुछ रिएक्शंस को देखते हैं हम, कौन कौन से रिएक्शंस हैं। सबसे पहले मैं क्या लूं, एक फिनाल ले लिया मैंने, इसको एक बेस के साथ रिएक्ट करा दिया, मतलब क्षार। और क्षार के साथ जब इसको रिएक्ट कराया तो इसने क्या दिया, सोडियम ऑक्साइड। मतलब यहां से जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल था इसने क्या किया कि इस OH के साथ मिलकर एक बॉन्ड बना लिया और H2O के रूप में चेंज हो गया। सो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव चार्ज आया है इसको फिर से मैं रिएक्ट कराने वाला हूं, किसके प्रेजेंस में, H2O। अब जब पुनः इसे H2O के प्रेजेंस में रिएक्ट कराऊंगा तो ये हमें 2 चीजें देगा। इसको फिर से यहां से बना के आपको दिखाता हूं, क्योंकि कार्बोनिक एसिड के साथ भी इसी में रिएक्ट कराना है। सो क्या देगा हमें, O-। अब इसको मैंने रिएक्ट करा दिया किसके साथ, H2CO3। इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड से क्या होगा,
कि जो यहां पर O माइनस है उस पर निगेटिव चार्ज है, एक हाइड्रोजन लेगा और वहां पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाएगा। बाकी जो आपका कार्बोनिक एसिड है वो कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन के रूप में कहा निकल जाएगा बाहर। जैसे आप देख सकते हैं ये चेंज हो गया फिनॉल में, ठीक, क्योंकि यहां से एक हाइड्रोजन इसने लिया और इस मतलब ऑक्सीजन जिस पे नेगेटिव चार्ज था उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करके एक बॉन्ड बना लिया और एक OH समूह यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया, सो फिनॉल में चेंज हो गया। बाकी क्या हुआ, ये HCO3 माइनस यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन के रूप में कहा निकल गया बाहर। सो इसने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया, यानी हम ये भी कह सकते हैं मतलब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, सो इसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया और अगर एक्सेप्ट किया तो ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है या फिर अम्ल की तरह व्यवहार करता है। सो ये जो रिएक्शन थी वो OH समूह यानी फिनॉलिक समूह या फिर हम इसको हाइड्रोक्सिल समूह कह सकते हैं, जिसके कारण कुछ रिएक्शंस शो करता है एसिडिक बिहेवियर के लिए। इसमें ये रिएक्शन आपका सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद अगर देखूं मैं सक्रिय धातुओं के साथ अपक्रिया मतलब मेटल के साथ रिएक्ट कराना है। फिनॉल क्या करता है, सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम और पोटेशियम के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है। हालांकि ये काम मेटल्स का है, जब मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराया है तो वो भी हाइड्रोजन देती हैं। कारण क्या है, वो एसिडिक बिहेवियर, मेटल मतलब एसिड ही है, तो एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो भी वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगी। लेकिन फिनाल भी अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, जिसके कारण जब इसे मेटल से रिएक्ट कराते हैं तो ये हाइड्रोजन देता है। कैसे, ये रहा फिनॉल, और इस फिनॉल को किसके साथ में हीट करना है, सोडियम के साथ में। जब आप फिनॉल को सोडियम के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो ये बनाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस ये जो हाइड्रोजन था मतलब जो हाइड्रोजन के दोनों मॉलिक्यूल्स हैं 2Na यहां लेता हूं क्योंकि बैलेंस करने में प्रॉब्लम ना हो। ये किसके रूप में बाहर निकल गए, H2। सो ये जो कैरेक्टर्स है मेटल्स का है, इसीलिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो फिनाल है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, क्योंकि हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है। जब भी धातुएं मेटल से रिएक्ट करती है तो भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस करती हैं और ये भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है। सो ये जो रिएक्शन था यानी मेटल के साथ में फिनॉल की अभिक्रिया, और इसमें आप यही नहीं कि सिर्फ सोडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो पोटेशियम ले सकते हैं, लेकिन हाईली रिएक्टिव मेटल्स लेना पड़ेगा आपको। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब सबसे पहले ये है कि किसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, RMgX, इसको बोलते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। अब ग्रिग्नार्ड के साथ में आपको रिएक्ट कराना है किसको, फिनॉल को। ये फिनॉल और ये हमारा क्या है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। जब आप रिएक्ट कराएंगे तो जो एल्किल ग्रुप है इस हाइड्रोजन को साथ में लेकर क्या बना लेगा, हाइड्रोकार्बन, और बाकी जो मैग्नीशियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं वो फिनॉल के साथ में जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएगा एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या फिर एल्कॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है। किस तरीके से चेंज होगा आप देखिए जरा, MgX इसको बोलेंगे एल्किल या एल्कॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, प्लस आपका जो मतलब एल्किल समूह था उसने हाइड्रोजन को साथ लेकर क्या बना लिया, इसको मैं हाइड्रोकार्बन बोल सकता हूं। मेथेन का फॉर्मेशन हुआ होगा क्योंकि एल्किल ग्रुप यहां अटैच था, उसने हाइड्रोजन लिया तो कार्बन की संख्या 1 और हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई, और वो किसमें चेंज हो जाएगा आपका, हाइड्रोकार्बन में। सो ये रिएक्शन किसके साथ था, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये आपको पता ही है कि ये फिनॉल है। हाँ, एक और चीज यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट लिखी हुई, एल्केन। एल्केन मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड है तो जाहिर सी बात है कि एल्केन ही प्रोड्यूस होगा। फिर क्या है, बेंजॉइलीकरण। बेंजॉइल क्लोराइड C6H5COCl के साथ अभिक्रिया करने पर फिनाल के OH समूह से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन बेंजॉइल
समूह द्वारा होने पर फेनिल बेंजोएट बनता है। यह अपक्रिया बेंजोइलीकरण या फिर साटन वोमान अपक्रिया कहलाती है। सबसे पहले फिनॉल लेना है हमें, तो ये फिनॉल आप देखिए, फिनॉल ले लिया और इस फिनॉल को मैं किसके साथ रिएक्ट कराऊं? इसको रिएक्ट कराना है आपको बेंजोइलीकरण करने के लिए बेंजोइल क्लोराइड के साथ, यानी C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl। अब क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है यहां पर, ये क्लोरीन के साथ क्या बना लेगा? HCl, और बाकी का जो ग्रुप बचेगा जिसको हम बोलते हैं बेंजोइल, वो इससे आकर अटैच हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा फेनिल बेंजोएट में। किस तरीके से? बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में बॉन्ड लगा दिया 3। उसके बाद कहां से निकला हाइड्रोजन ये देखना है। ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये C6H5, इसी को हम बोलते हैं फेनिल बेंजोएट। क्या बोलते हैं? फेनिल बेंजोएट। सो यहां जो हाइड्रोजन था उसने क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बनाया? HCl, और बाकी का जो ग्रुप था वो इसके साथ में जाकर अटैच हो गया, यानी बेंजोएट ग्रुप। तो सो इसका नाम, अब फेनिल ग्रुप से अगर बेंजोएट ग्रुप जुड़ेगा तो नाम क्या हो जाएगा? फेनिल बेंजोएट। इस अपक्रिया को साटन वोमॉन अपक्रिया भी कहा जाता है। ये फिनॉल, ये क्या है? फेनिल बेंजोएट। बेंजोइल क्लोराइड है ये, और ये क्या बन गया? फेनिल बेंजोएट। इसके बाद कौन सा रिएक्शन है? क्योंकि मैंने बताया था कि 4 से 5 रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं लगातार। चलिए, ये हो गया हमारा बेंजिलीकरण। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या है, जिसको बोलते हैं एल्किलीकरण, यानी एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में क्या करते हैं? सोडियम और पोटेशियम फिनॉक्साइड पर एल्किल हाइड्राइड की अपक्रिया कराते हैं, और फिनाल या फिर अल्कोहल की वाष्प का जो मिश्रण हमें प्राप्त होता है उसको थोडियम ऑक्साइड पर प्रवाहित करते हैं, और प्रवाहित करने पर हमारा क्या बन जाता है? फिनोलिक ईथर, जिसको ईथरीकरण या फिर विलियमसन ईथर संश्लेषण कहा जाता है। तो ये जो रिएक्शन है हमारा, ये कम से कम आपका 3 स्टेप में होने वाला है, जिसमें सबसे पहले मैंने क्या ले लिया? फिनॉल, और फिनॉल को मैं रिएक्ट कराऊंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH। अब जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो होगा क्या? ये H और ये OH, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? आपके H2O, और हमें मिल जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, यानी C6H5ONa। यहां पर चाहूं तो पॉजिटिव लगा सकता हूं या नेगेटिव, और प्लस में हमको क्या मिल गया? H2O। इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड मिला है, इसको मैं रिएक्ट कराऊंगा अगले स्टेप में, जो हमको क्या मिला? C6H5ONa, सोडियम फिनॉक्साइड। इसको मैं रिएक्ट कराऊंगा एथिल ब्रोमाइड के साथ, या मेथिल ब्रोमाइड, कार्बन की संख्या 1 है, हाँ, मेथिल ब्रोमाइड के साथ, क्योंकि ये साफ साफ उसने बता रखा है। इसको रिएक्ट करना है किसके साथ? आपको एल्किल हैलाइड के साथ। अगर आप रिएक्ट कराओगे तो ये आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? यहां से सोडियम ने क्या किया? ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके आपका बना लिया सोडियम ब्रोमाइड। सबसे पहले इसको निकाल देता हूं मैं, किसके रूप में? सोडियम ब्रोमाइड। और बाकी जो ये था C6H5O, ये अटैच हो गया आपका जाकर किससे? मेथिल ग्रुप से। तो ये था हमारा सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या देखते हैं हम, कि जो ये प्रोडक्ट हमारा बना है C6H5
H5OCH3 यानी ईथर का फॉर्मेशन हुआ है। अब इसको फिर से मैं हीट करने वाला हूं किसके साथ, C6H5ONA सोडियम फिनॉक्साइड, और इसको हीट करूंगा C2H6Br, लेकिन C2H5Br होना चाहिए क्योंकि कार्बन की संख्या वो तो हाइड्रोकार्बन हो जाएगा कंप्लीट, C2H5Br। अब क्या होगा, ये सोडियम क्या करेगा, इस ब्रोमीन के साथ मिलकर क्या बना लेगा आपका सोडियम ब्रोमाइड। दो टाइप से इसी रिएक्शन को बता रहा हूं। यहां पर देखो ये दोनों सेम है, यहां भी फिनॉक्साइड लिया गया है, यहां भी फिनॉक्साइड लिया गया है, यहां पर आपका मेथिल ब्रोमाइड लिया गया है और यहां पर एथिल ब्रोमाइड लिया गया है। अब रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा, ये बनाएगा C6H5O C2H5, यानी ये भी आपका बन गया ईथर और ये भी ईथर, दोनों ईथर ही है। अब देखो यहां पर आपका फेनिल ग्रुप लगा है, यहां पर एथिल ग्रुप लगा है, यहां पर फेनिल लगा है, यहां पर मेथिल ग्रुप लगा है। बाकी जो ब्रोमीन था उसने सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, सोडियम ब्रोमाइड। सो ये जो रिएक्शन है हमारा क्या कहलाता है, एल्किलीकरण यानी एल्काइलेशन, जिसको मैं विलियमसन ईथर संश्लेषण भी कह सकता हूं। पहले वाले स्टेप में यहां से H और यहां से OH, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया था, पानी, और हमें क्या ऑब्टेन हुआ था, सोडियम फिनॉक्साइड। सो इसके बाद अगर मैं देखूं फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम के लिए। फिनाल निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड अथवा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया करके फेनिल एसीटेट यानी एस्टर देता है। अभी हमको अगले स्टेप में हमने ईथर ऑब्टेन किया और इस स्टेप में हम क्या ऑब्टेन करेंगे, एस्टर। कैसे, सबसे पहले फिनाल ले लिया और ये हमारा क्या है, एसिटिल क्लोराइड CH3C+O Cl। अब देखो होगा क्या, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है इसको, निर्जल AlCl3। अब इसके उपस्थिति में यदि आप अपक्रिया कराओगे तो होगा क्या, ये जो क्लोरीन है इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, HCl, और बाकी ग्रुप जाकर उसके साथ अटैच हो जाएगा, और अटैच होगा तो ये आपका कन्वर्ट होने वाला है आर्थो हाइड्रोक्सी एस्टोफिनॉन और पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन। लेकिन यहां पर एक और कंडीशन बन सकती है कि ये जो आपने कार्बन के साथ में इसका बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O, ये Cl, इसके साथ में आप देखिए क्या लगा है, OH। तो एक बार आर्थो पोजीशन पर लगेगा और जिस पोजीशन पर लगेगा, मान लो ये पैरा, ये आर्थो, ये मेटा, तो अगर पहली बार आर्थो पोजीशन पे लगेगा तो वहां का जो बॉन्ड है, इसके बीच का मैं डबल बॉन्ड बना ही देता हूं ताकि समझने में आपको आसानी हो थोड़ा सा। ये कितने बॉन्ड लगे हैं, 3। अब देखो जब ये अटैच होगा तो इस बॉन्ड से अगर अटैच होगा तो यहां का जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकलेगा और इस Cl के साथ मिलेगा और क्या बना लेगा, HCl, क्योंकि आर्थो पे लगेगा और एक बार कहां लगेगा, पैरा पर। यानी जो प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा वो दो, एक आपको ऑब्टेन होगा आर्थो और दूसरा ऑब्टेन होगा पैरा। एक आर्थो प्रोडक्ट मिलेगा और एक प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा पैरा प्रोडक्ट। ये एक आर्थो प्रोडक्ट मिल गया और एक कैसा मिल गया, पैरा, क्योंकि ये आर्थो पे लगा है और ये आपका किस पे लगा है, पैरा पर। तो इसको बोलेंगे आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, पैरा हाइड्रोक्सी एस्टोफिनोन। इसका नाम हो जाएगा आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और इसका नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। दो कंपाउंड, मतलब दो तरीके के प्रोडक्ट आपने ऑब्टेन किया। ये फिनॉल, ये हमारा क्या है, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, ठीक। ये फिनॉल, ये एसिटिल क्लोराइड, ये आर्थो हाइड्रोक्सीफिनोन, ये आपका बन गया पैरा हाइड्रोक्सीफिनोन। सो इसके बाद एक रिएक्शन और है जिसको राइमर टीमन रिएक्शन बोलते हैं और ये दोनों रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सो वह अभिक्रिया
जिसमें फिनॉल का कास्टिक क्षार के विलयन की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया द्वारा आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाता है। यह अभिक्रिया राइमर T1 अभिक्रिया कहलाती है। सबसे पहले आपको क्या लेना है, फिनॉल। फिनॉल ले लिया, रिएक्ट किसके साथ कराना है इसको, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ। किसके प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने ऑलरेडी बता रखा है बेस यानी क्षार का इस्तेमाल करूंगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में यदि इसका रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनने वाला है, इस हाइड्रोक्सिल समूह को यहां अटैच कर देता हूं, OH। जब भी रिएक्ट कराऊंगा इसके साथ तो ये जो कार्बन के 3 मॉलिक्यूल हैं इस वाले कार्बन से आकर जुड़ जाएंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, CCl3, क्योंकि मैंने इस्तेमाल किया है किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जिस पोजीशन से देखो पैरा आर्थो मेटा पोजीशन से अगर अटैच हुआ तो मेटा वाले हाइड्रोजन ने एक क्लोरीन को लेकर क्या बना लिया, HCl, और वो HCl के रूप में बाहर निकल गया और बाकी 3 कार्बन मतलब 3 क्लोरीन और 1 कार्बन के साथ इस पोजीशन पर आकर अटैच हो गए। फिर से इनको रिएक्ट कराना है किसके साथ, बेस के साथ, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो आप यहां अगर बेस का इस्तेमाल ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि ये जो कंप्लीट रिएक्शन है आपका वो बेस यूज करना ही है, चाहे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करें और चाहे आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करें, दोनों में से जो भी आप यूज करना चाहते हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जब भी रिएक्शन करेगा तो क्या देगा आपका, OH, बाकी आपका बना देगा सोडियम एसीटेट, ठीक। और ये आपका OH समूह, लेकिन जुड़ा किसके साथ में, सोडियम जुड़ा है यहां पर लगे हुए ऑक्सीजन के साथ। ये आप 10 हो गया। इसको पुनः मैं रिएक्ट कराना वाला हूं किसके साथ, H+ यानी एसिटिक मीडियम में H2O के प्रेजेंस में। एसिटिक मीडियम में किसके प्रेजेंस में, H2O के प्रेजेंस में। और यहां पर जो सोडियम की संख्या है वो शायद 2 ले लेते हैं, क्योंकि बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 ऑक्सीजन है तो वो 2 ऑक्सीजन यहीं से तो आएंगे, बाकी दोनों सोडियम के मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे यहां। बाकी यहां पर जो 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन बचेगा वो पानी के रूप में कहां निकल जाएगा आपका, बाहर, या फिर बाकी जो क्लोरीन के मॉलिक्यूल बचेंगे वो पानी मतलब HCl बना के कहां निकल जाएंगे, बाहर। तो जब आप इसके साथ फिर से रिएक्ट कराएंगे H+ और H2O के प्रेजेंस में तो आपको मिल जाएगा OH+, यानी जो आपका पैरा आर्थो पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है और जो मेटा पोजीशन से है उस पर मेरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगने के कारण इसका नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम है, सैलिसिलिक एसिड। तो इसने क्या ऑब्टेन हो गया, हमें इससे पहले फिनॉल लिया, उसको कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया, ये बना, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, आपको ये ऑब्टेन हुआ सोडियम कार्बोक्सिलेट, फिर इसको H+ और H2O के साथ रिएक्ट किया, फिर ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया, सैलिसिलिक एसिड। अब इसके बाद में उपयोग क्या है, फिनाल का उपयोग फिनाइथिलीन, बिस्फिनाल तथा एजो रंजक बनाने में। दूसरा, विस्फोटक पदार्थ जैसे पिक्रिक अम्ल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल को क्या बोला जाता है, पिक्रिक अम्ल। बैकेलाइट, बहुलक के निर्माण में, प्रतिरोधी तथा कीटाणुनाशक के रूप में। सैलिसिलिक अम्ल, एस्पिरिन, औषधियों के निर्माण में, स्याही के संरक्षण में। मतलब इतनी जगह पर 5 तरीके से फिनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये मुझे लगता है फिनॉल और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे वो समाप्त हुए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।